जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022 जिसमें टोटल पोस्ट है वो 689 पोस्ट है। इसके लिए ये 200 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है ये सेशन। तो जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट हो जो कि इस चैनल से जुड़ सके। और इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है। इसमें जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा उससे मैच करेगा। तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है। चारों ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनेरघट्टा जैविक उद्यान। इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके सामने, आप कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। आपको कमेंट करना है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। और यहाँ पर प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। जमाली, यशोद, विपिन, प्रभास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। नेक्स्ट चार नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए कि गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होता है, CH4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए पाँच नंबर प्रश्न देखते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा है हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में और ग्वालियर में। गोविंद जो महल है आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में गोविंद महल स्थित है। चलिए छः नंबर प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया था। 1191, 1194, 93, 92। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष से हराया था। तो इसको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के खेतरी खान का संबंध किससे है। यानी आपको बताना है कि जो राजस्थान में स्त्री है खेतरी खान, उसमें कौन सा तत्व है, पदार्थ का उत्पादन होता है, वहाँ से खनन किया जाता है कौन सा पदार्थ का। कोयला, लोहा, तांबा और सोना। तो राजस्थान में जो खेतरी खान है उसमें तांबा वहाँ से खनन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आठ नंबर प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। यहाँ पर चार आंदोलन है, बेहद इंपॉर्टेंट आंदोलन है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंदोलन में महात्मा गांधी नेतृत्व नहीं किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इसमें गांधी जी नेतृत्व के। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, तो इसमें भी किए थे। खेरा आंदोलन में भी गांधी जी ने पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन यहाँ पर बारडोली आंदोलन है जिसमें कि गांधी जी नेतृत्व नहीं किए थे। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व किए थे। इसी आंदोलन के तहत महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नौ नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, अभिनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतज़ार है। और अपने आप को देखिए कि आप कितना आपके पास नॉलेज है, इससे अपने आप को जज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्या है बताइए जल्दी से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
BG तिलक, यानी पूरा नाम देखें तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10वां प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। यानी यहाँ पर 4 आंदोलन फिर से दिया है, आपको बताना है कि किस आंदोलन में वंदे मातरम सबसे प्रचलित था। उस आंदोलन में चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए चंपारण आंदोलन था वो 1917 में हुआ था, वो बिहार के पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, और उसके बाद यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम था जो कि प्रचलित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न देखते हैं, कामसूत्र के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कामसूत्र के लेखक कौन है, तो वात्स्यायन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सोल्डर किसका मिश्रण है। सोल्डर जो है बताना है कि किस किस से मिलकर बना होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तांबा, टीन, सीसा, तांबा, जस्ता, टीन, सीसा। तो जो सोल्डर होता है वो तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किस 2 मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। यानी जितने भी मुगल शासक थे उनका आत्मकथा था, कोई दूसरा लिखता था या स्वयं लिखते थे। तो इसमें से बताना है कि कौन सा मुगल सम्राट थे जो कि अपना आत्मकथा स्वयं लिखे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर और बाबर। बाबर अपना खुद लिखे थे जिसको बाबरनामा बोलते हैं, और जहांगीर, ये दोनों थे जो कि अपना आत्मकथा स्वयं लिखे थे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न देखते हैं। जिन शब्द का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इस्तेमाल किया। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जिन शब्द का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इस्तेमाल किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जोहानसन। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि WTO की स्थापना कब हुई थी। यानी आपको बताना है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि हरा सोना किसे कहते हैं। केला को, गेहूं को, आम को, चाय को। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। हरा सोना किसे कहा जाता है। तो हरा सोना है जो कि चाय को बोला जाता है। कैसे कि ये इसका पत्ता क्या होता है, तो ग्रीन होता है। ग्रीन होने के कारण इसको हरा सोना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सॉफ्टवेयर और चाय उद्योग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका कमेंट का इंतज़ार है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा उद्योग है वो वस्त्र उद्योग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है। WTO का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, IDA को और SIDBI को। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसको बोलते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसका स्थापना भी देख चुके हैं, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये से प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। तो विश्व बैंक की जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि महाजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए महाजन समिति का संबंध है जो कि चीनी उद्योग से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सेल की स्थापना कब हुई थी। 1970 में, 1974 में, 1980 में और 1990 में। तो सेल की स्थापना जो हुआ था वो 1974 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था। भारत में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में। तो GST है जो कि सर्वप्रथम
फ्रांस में लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, मुंशी प्रेमचंद्र और ज्योतिबा फूले। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। त्रिवेंद्रम को, कोयम्बटूर को, विशाखापट्टनम को और चेन्नई को। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आपका कमेंट का इंतजार है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर को। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं कि दीपावली को शोक का पर्व किस जनजाति मनाती है। ऐसे पूरे भारतवर्ष में दीपावली में हम हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन भारत में ही एक ऐसी जनजाति है जो कि इसको शोक के रूप में मनाती है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में क्यों मनाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति के सामने कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आपका कमेंट का इंतजार है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही जवाब कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक को क्या कहते हैं। तो देखिए ह्यूमेलिन, ह्यूमन शब्द से ये बना है और ये मानव जनित पर्यावरणीय है, इसलिए इसको ह्यूमेलिन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं, भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। यहाँ से 2 प्रकार का प्रश्न उठता है, एक होता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और एक होता है भारत का मैनचेस्टर। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसके लिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर पूछता कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर होता कोयम्बटूर, लेकिन इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सहरिया जनजाति किस राज्य के निवासी है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि सहरिया जनजाति किस राज्य के निवासी है। तो सहरिया जनजाति है जो कि राजस्थान की निवासी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है। तो पहले समझते हैं रबी फसल। रबी फसल में कौन कौन सी फसल आती है। तो गेहूं हो गया, अलसी आ गया, सरसों आ गया, ये सभी है जो कि जौ आ गया, ये सभी रबी फसल है। और रबी फसल की बुआई कब होती है। तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के द्वारा स्थापित हुई। यानी दुर्गापुर में जो इस्पात संयंत्र बैठा वह किस देश के सहयोग से वो भारत में बैठा था, आपको बताना है। तो चलिए कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और राजस्थान। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। गद्दी जो जनजाति है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहाँ हुई थी। मद्रास, जमशेदपुर, कुल्टी और इनमें से कोई नहीं। तो देश में प्रथम लौह इस्पात का कारखाना कहाँ स्थापना हुआ था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कुल्टी, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है, क्या होती है, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्याज की अदायगी। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। गेहूं की सिंचाई हेतु
अतिक्रांतिक अवस्था है, यानी किस अवस्था में गेहूं की सिंचाई करना उपयुक्त माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो उस अवस्था को बोलते हैं ताज निकलने की अवस्था। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं कि लेप्चा जनजाति कहाँ की निवासी है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेप्चा एक जनजाति होती है, आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य में रहती है। तो लेप्चा जनजाति है जो कि सिक्किम में रहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। तो पोंग बांध परियोजना है जो कि ब्यास नदी पर बनाई गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सरदार सरोवर, भाखरा नांगल बांध, टिहरी बांध और हीराकुंड बांध। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमेशा स्टूडेंट है जो कि कंफ्यूज होते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी इसका आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो धान की खेती के लिए। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बांगर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है पेट्रोल किसका मिश्रण है। कार्बन, कच्चा तेल, ऑक्टेन और हाइड्रोकार्बन। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि पेट्रोल किसका मिश्रण है। जो पेट्रोल होता है वो ऑक्टेन का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं। गैसो होल है, गैसो होल क्या है, आपको बताना है। तो गैसो होल जो होता है वो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है गैसो होल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वां प्रश्न है कि सोहराई और कोहबर चित्रकला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी ये किस राज्य में प्रचलित है ये चित्रकला सोहराई और कोहबर, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतज़ार है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर रहे हैं यानी झारखंड, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं। पंज प्यारे नामक संस्था संबंधित है। जो पंज प्यारे नामक संस्था संबंधित है वो किस धर्म से संबंधित है, आपको बताना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और मुस्लिम धर्म। तो जो पंज प्यारे नामक संस्था है वो सिख धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर 45वां प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापना किनके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आप टाइम ले सकते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं। यानी गोताखोर जो पानी के अंदर तैरते हैं और वो अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं। तो सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है, आपको बताना है। उसमें कौन कौन सा गैस रहता है, तो देखिए उसमें हीलियम और ऑक्सीजन गैस रहता है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर इस प्रश्न का। चलिए 47वां प्रश्न देखते हैं कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी जो जनसंख्या का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डेमोग्राफी। चलिए 48वां प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है इस अध्ययन को क्या बोलते हैं, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला
तत्व कौन सा है, यानी भूमि पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है आपको बताना है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। 51वां प्रश्न है, गैलेना किसका अयस्क है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आपका कमेंट का इंतज़ार है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सीसा टिक आउट कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। गैलेना है जो कि सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक किसे बनाया जाता है। इस्पात का, लोहा का, तांबा का, टीन का, नरम लोहा का। देखिए अस्थायी चुंबक है जो कि इस्पात का बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अस्थायी नरम लोहा का बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें भी हम टोटल 26 प्रश्न कराएं। आपको बताना है 26 में से कितने का सही जवाब दिए हैं। और ये प्रश्न कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। यानी कीट के जो पंख होता है और चमगादड़ का भी पंख होता है, किस प्रकार से एक तरह से रिलेट करता है आपको बताना है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार है। तो देखिए इसको समवृत्ति अंग बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न की उड़हुल किस प्रकार का फूल है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे आम भाषा में अड़हुल, उसको उड़हुल किस प्रकार का फूल है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है आपको कमेंट करना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विलिंगी। उड़हुल होता है जो कि एक द्विलिंगी फूल है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस आंदोलन से गांधी जी का संबंधित नहीं थे। यानी यहाँ पर 4 आंदोलन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा आंदोलन है जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। स्वराज आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तीनों आंदोलन में महात्मा गांधी है जो कि पार्टिसिपेट हुए थे। बाकी यहाँ पर स्वराज आंदोलन है जिसमें भाग नहीं लिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। यहाँ पर जो पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जैसे कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। यानी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर रहे हैं, 1833 चार्टर एक्ट, तो बिल्कुल सही जवाब है उनका। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण का स्वीकार किया गया था। यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना। और किस स्टेट को हुआ था तो आपको कमेंट करना है। तो इनमें से कौन सा सही है आपको जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 3 जून 1947 को ये स्वीकार किया गया था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति का अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस टाइम उसका समिति का अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है।
यानी बिहार में कितना कृषि से हम लोग का फ़ायदा होता है आपको ये बताना है। तो ये बिहार का जो कृषि है वो जीवनदायी, यानी उतना ही हम लोग ज़्यादा उत्पादन करते हैं जिससे कि हम अपना जीवन जी सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग कहा जाता है, यानी ब्लड ग्रुप टोटल कितना होता है, तो 4 होता है। तो इसमें से पूछा है कि सर्वग्राही का मतलब होता है कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी से भी वो ब्लड ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए बी है जो कि सर्वग्राही बोलते हैं, और सर्वदाता किसे बोलते हैं, तो ओ ग्रुप को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस किस दिन को मनाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या है। विश्व डाक दिवस है जो कि कब मनाया जाता है, तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अर्धपर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिहार का दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सही है। तो पश्चिमी चंपारण में अर्धपर्णपाती तराई वन है जो कि पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न देखते हैं। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, कारेल केवाल मिट्टी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न देखते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार है और अपने आप को जज कर पाइएगा कि आपके पास कितना नॉलेज है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो 1884 ईस्वी में किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। इसका बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका कमेंट कीजिए सही आंसर कौन सा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। तो 17वां प्रश्न है आपके सामने कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। पुस्तक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का लेखक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न देखते हैं कि मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है, मेरठ में कब विद्रोह हुआ था। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को मेरठ में है जो कि विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहली कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि किस हो गया यहाँ पर, किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी, वह था इनमें से कौन थे, आपको बताना है किस शासक ने। तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा यहाँ पर दीवानी प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है 2 फरवरी, बी है 2 मार्च, सी है 22 मार्च और डी है 22 मई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमेशा ये बार बार पूछा जाता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, 2 फरवरी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि गंगा के डेल्टा के क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा का जो डेल्टा है उस क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, तो सुंदरवन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 25वां प्रश्न देखते हैं कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन है, तो अगर इसका
टिक आउट कर रहा है ऑप्शन नंबर डी विदेह है, तो बिल्कुल सही जवाब है इस सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष एवं स्त्री का अनुपात क्या है। यहाँ पर लिंगानुपात बताना है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है। तो जल्द से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1000 जहाँ पुरुष है वहाँ 943 है जो कि महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। यानी अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है आपको बताना है कि वो किससे संबंधित है। तो देखिए जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28वां प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था। तो ये 1909 में पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 29वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो उस टाइम कितना टोटल अनुसूची थी, यही आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8। यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देखिए संविधान बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसमें उस टाइम टोटल 22 गो भाग था, इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि त्रिपुरी संकट क्या है। तो देखिए त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे और वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। इसी को त्रिपुरी संकट बोलते हैं। और उनके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि किसके द्वारा बंगाल एवं बिहार का अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है कि किसके द्वारा बंगाल एवं बिहार का अस्थाई बंदोबस्त है जो कि शुरू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और कब किया गया था, तो 1773 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रचार प्रसारण किया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब, 1942 ईस्वी में। उस टाइम किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो उषा मेहता के द्वारा है जो कि प्रसारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। आपको बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम कौन सा उर्दू कवि देखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को मान्यता किस आधार पर दी गई है। आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक जो रखा गया है उसको किस आधार पर अल्पसंख्यक माना गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ये अल्पसंख्यक माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1949 ईस्वी। चलिए यहाँ पर देखते हैं 36वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। यानी अनुच्छेद जो 356 है उसमें किसके बारे में बात कही गई है। तो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है, राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में है।
नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किसने किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महापद्म नंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38वां प्रश्न है आपके सामने कि किसने सभी यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था। तो एक 1930, एक 1931, एक 1932। तो देखिए जो भीमराव अंबेडकर थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और जो महात्मा गांधी थे केवल गोलमेज सम्मेलन 2 में ही भाग लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की होती है। तो बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सोने की आभूषण जो होती है उसकी शुद्धता की पहचान किस आधार पर होती है यानी किस चिन्ह के द्वारा होता है। तो हॉलमार्क उसमें रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और शुद्ध प्योर शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का होता है। और कितने 22 कैरेट के सोना से आभूषण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था यानी उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ से आरंभ हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41वां प्रश्न कि बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था। इसमें सही आंसर कौन सा है जल्दी से आपको कमेंट करना है कि बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है यानी इसमें से कौन सा नदी है जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो बूढ़ी गंडक है जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है यानी सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें उस राज्य में है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है। तो महाराष्ट्र राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं लंबाई की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है यानी आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग ये देख कुछ इस प्रकार से है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ये एक चतुर्भुज की तरह बनाता है इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग करते हैं। इसके रास्ते में कौन सा शहर नहीं आता है यही आपको बताना है। तो देखिए गुवाहाटी है, गुवाहाटी जो कि एकदम पूर्वी भाग में है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका नींव कब डाला गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब इस मार्ग का नींव रखा गया था। इसके क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर है जो कि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45वां प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं यानी सूक्ष्मदर्शी का जब लेंस तैयार किया जाता है उस टाइम उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो उस टाइम उसमें जर्मेनियम के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 46 नंबर के किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए फरमान जारी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुख हसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47वां प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाइट बॉल क्रांति योजना किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो दूध से, लेकिन यहाँ पर बोला है व्हाइट बॉल यानी वो बॉल की तरह है। तो मखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र होता है उसमें अगर वृद्धि करना हो तो इसका अधिकार किसके हाथ में रहता है। तो इसका संसद के हाथ में होता है। और संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49वां प्रश्न है कि
कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा सही है कि कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया था? यानी अरब देशों से जो भारत पर आक्रमण हुआ था तो किसके शासक के नेतृत्व में हुआ था, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जैसे कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न है आपके सामने कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? यानी प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ किरण है। तो ये अनुप्रस्थ क्यों कहते हैं इसको बताना है आपको। परावर्तन के कारण, कि व्यतिकरण के कारण, कि विवर्तन के कारण, कि डी है ध्रुवीकरण। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर ऑप्शन नंबर डी चुनते हैं ध्रुवीकरण तो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी 4 खेल यहाँ पर है, बैडमिंटन, ब्रिज, क्रिकेट, कबड्डी। तो चारों में से कौन सा सही आंसर है, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिज। होलकर ट्रॉफी है जो कि ब्रिज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस के उपरांत पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस है जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था, इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस है जो कि मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 333। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो भारत के विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? यानी शरीर के अंदर इसमें से कौन सा पदार्थ है जो कि रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बी है यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद। सी है पाचन क्रिया से पोषक तत्व और डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्लोरोफिल में क्या होता है। तो देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है। शहद जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता पाई जाती है सरता नहीं है क्योंकि? देखिए शहद है जिसमें कि उच्च सांद्रता पाई जाती है और वह सरता नहीं है, इसका कारण आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में नहीं जीवित रह पाते हैं। तो यही एक इसका मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। कम तापमान पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? यानी जब शीशा पर कम तापमान दिया जाता है तो किस रूप में बर्ताव करता है आपको बताना है।
तो देखिए जब कम तापमान हो जाता है तो इसका बर्ताव हो जाता है श्रेष्ठ चालक का रूप धारण कर लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? बेकेलाइट, नाइलॉन, पॉलीथीन और स्टार्च। तो प्राकृतिक पॉलीमर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी यानी स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत, भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, वो कौन है? अरावली पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर दर्रा दिया है जो जिला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। तो जो जिला दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आदि ग्रंथ का रचना किस गुरु ने की थी? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास और गुरु अमरदास। तो आदि ग्रंथ है जो कि गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है बड़ी आंत, बी है मूत्राशय, सी है छोटी आंत और डी है पेट। देखिए तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? नकदी फसल आपको जो नहीं है उसको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर गन्ना, कपास और जूट तीनों के तीनों नकदी फसल के अंतर्गत आता है और ये एक रबी फसल है गेहूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इस चारों फसल में से कौन सी है जो कि रबी फसल की श्रेणी में नहीं आता है। जौ, अलसी, सरसों, जूट। तो देखिए यहाँ पर सरसों, अलसी और जौ तीनों का तीनों रबी फसल कहलाती है, लेकिन जूट है जो कि नकदी फसल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। पंपास, डाउन्स, स्टेपी, प्रेयरी। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेयरी। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा किसको बोलते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित हो उसे सदिश बोलते हैं। अदिश जिसका दिशा निश्चित नहीं होता है और नहीं परिमाण उसका निश्चित रहता है तो उसको अदिश राशि बोलते हैं। यहाँ पर त्वरण, विद्युत धारा, बल और संवेग। तो देखिए इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा सदिश मात्रा नहीं है। त्वरण, बल और संवेग ये तीनों का तीनों है जो कि सदिश राशि है। बाकी यहाँ पर विद्युत धारा है जो कि अदिश राशि है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 19वां प्रश्न है कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। आप देखे होंगे कि जब जहाँ पर थोड़ा सा टर्निंग घुमावदार थोड़ा सा खतरनाक हो, तीखा घुमावदार हो, तो वहाँ पर अंदर की तरफ ढलान और बाहर की तरफ ऊंचा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ढालू सड़क यानी सड़क की बैंकिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संभारिक क्या होते हैं? देखिए एक होता है समस्थानिक और एक होता है संभारिक। तो पहले समस्थानिक समझते हैं। समस्थानिक क्या होता है? जब किसी तत्व के परमाणु संख्या समान हो
और उसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, यानी परमाणु संख्या दोनों का एक ही हो और परमाणु द्रव्यमान दोनों का अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक में क्या होता है कि उसमें परमाणु संख्या जो कि दो तत्वों का अलग अलग है लेकिन उसका दोनों का परमाणु द्रव्यमान समान हो, उसको बोलते हैं समभारिक। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो, तो इसको तो समस्थानिक बोलते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान समान हो, तो इसको ही समभारिक बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि डॉल्फिन की का शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए डॉल्फिन किस में रहती है, पानी में। तो फुटबॉल, क्रिकेट, तैराकी, रग्बी, तो तैराकी भी पानी के अंदर होता है इसलिए उसको डॉल्फिन किक बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इज माई वे रखा गया। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली और कपिल देव। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने अपने आत्मकथा को प्लेइंग इज माई वे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न है कि 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह और बिरजिश कादिर। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है किसे चादर के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए सोना, चांदी और एल्युमिनियम है, तीनों को पीट पीट कर हम चादर के रूप दे सकते हैं, जिसको जब किसी धातु को पीट पीट कर चादर का रूप दे देते हैं उसको आघात वर्धनीय बोलते हैं। और पोटेशियम को ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है कि मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो कि ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। कि सेंटीग्रेड माप का आविष्कारक कौन है। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप टाइम ले सकते हैं और कमेंट कीजिए। तो सेंटीग्रेड माप का आविष्कारक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, एंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां प्रश्न है, 1 नैनोमीटर होता है। थोड़ा सोच समझ के इसको उत्तर दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। टाइम ले सकते हैं और कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है, 10 के पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर और 10 के पावर माइनस 9 सेंटीमीटर। तो बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। तो देखिए मिली, माइक्रो, नैनो। मिली मतलब क्या होता है, उसमें 10 के पावर माइनस 3 होता है, यहाँ पर मीटर हो गया। मिली माइक्रो में क्या होता है, 10 के पावर माइनस 6 होता है, यहाँ पर नैनो है तो 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा। तो देखिए ये 10 के पावर माइनस 9 है जो कि मीटर है। यहाँ पर ऑप्शन में सब में क्या है, सेंटीमीटर है। तो मीटर को सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुना करते हैं, और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमको 10 के पावर माइनस 9 में हमें कितना से 10 से 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आधार यहाँ पर समान है तो क्या होगा, पावर क्या होगा कि जुटेगा। तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है आपके सामने, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे, जो कि नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न में देख लिए थे कि कानपुर से नेतृत्व किए थे।
तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब बालाजी राव और रामचंद्र पांडुरंग। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको कमेंट करना है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में अधिक सफल उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर जितने भी दिया गया है ऑप्शन सभी कंप्यूटर का लैंग्वेज है। तो आपको बताना है कि इसमें से 3 में सबसे उच्च स्तरीय कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँख का होना अधिक उपयुक्त है। यानी क्या रीज़न है जिसके कारण से एक आँख की अपेक्षा 2 को रखा गया है। तो देखिए इस प्रश्न का थोड़ा ऑप्शन बराबर है, थोड़ा सा रोक कर भी पढ़ सकते हैं और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। यानी एक आँख के अलावा अगर 2 आँख रहता है तो दूरी और गहराई का एहसास सटीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां प्रश्न, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। यहाँ पर सेल्सियस में बताना है। एक होता है क्या, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.4 डिग्री। यहाँ पर बताना है कि सेल्सियस में कितना रहना चाहिए। तो सेल्सियस में 36.9 डिग्री रहना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि जब संताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। यहाँ पर बताना है कि जब संताप मंडल में ओजोन का अवक्षय हो जाता है तो वहाँ से जो पतित विकिरण का तरंग दैर्घ्य होता है उसकी कितनी होती है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अब विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। यानी बताना है आपको कि सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है जो कि पाया जाता है, ये बताना। विश्व मतलब यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होते हैं। यानी स्टेनलेस स्टील जो होता है वह कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है आपको ये बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्द से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो स्टेनलेस स्टील होता है वो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल सही है। जो स्टेनलेस स्टील होता है वो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बोध गया में जो स्थित है महाबोधि मंदिर, जो कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति वहीं पर हुआ था, तो किस शासक के द्वारा यह बनवाया गया था आपको बताना है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किस चीनी विदेश यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया। आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है ए है गुरु नानक, बी है अल्बरूनी, सी है मेगास्थनीज और डी है फयान। तो बताना है कि चारों में से एक तो है जो कि इंडियन है, यहाँ पर गुरु नानक, अल्बरूनी, मेगास्थनीज, फयान में से कौन सा है चीनी यात्री जो सर्वप्रथम भारत में यात्रा किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर। तो नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है।
गार्डविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी और माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, ऐसे विश्व का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पर अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डविन ऑस्टिन। इसको शॉर्टकट में K2 भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है कि भारी पानी वह पानी होता है, चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आंसर है। भारी पानी, कौन से पानी को हम भारी पानी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, उसे ही भारी पानी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 41 नंबर की अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। यानी अस्थि और दांत का जो निर्माण होता है तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां प्रश्न है कि मानव शरीर क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है। आपको बताना है कि मानव शरीर का जो क्षुद्रांत होता है उसकी संरचना में उसके लंबाई का ह्रासवान क्रम बताना है। यानी ह्रास मतलब कि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल। तो रॉबर्ट्स कप है जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि सावना घास भूमियाँ पाई जाती है। सावना जो घास भूमियाँ है जो कि कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरी मध्य अफ्रीका में। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। आपको बताना है कि जो लैंग्वेज यहाँ पर सभी के सभी लैंग्वेज है कंप्यूटर के, तो बताना है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम वाणिज्यिक में करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां प्रश्न है कि विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। आपको बताना है कि विटामिन डी में क्या पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल और एस्कॉर्बिक अम्ल। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। यानी जो अलसी होता है उसमें प्रचुर मात्रा किसका होता है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा। यानी जब अग्न्याशय है जो कि खराब अगर हो जाता है तो उससे क्या होगा आपको बताना है। तो जब अग्न्याशय खराब हो जाएगा तो शरीर में इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। और आपको बताना है कि इंसुलिन के कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। आप कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। और नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि राजकुमार दारा सिकोह किस सिलसिला के समर्थक थे। यहाँ पर 4 सिलसिला है, आपको बताना है कि राजकुमार दारा सिकोह किस सिलसिला का समर्थक थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कादरी सिलसिला। लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि निर्गुण पंथ के प्रतिपादक कौन थे। तुलसीदास, सूरदास, नारीदास और कबीरदास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। पहला प्रश्न है आपके सामने कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आपका आंसर का इंतजार है, 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए ये सिविल कोर्ट का एग्जाम है तो आपके फाइनल एग्जाम में भी पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि रहने वाला है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में हम ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लिए, यानी 5 से 6 प्रश्न है जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार
द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए, जो भी हमको मिलता है सम्मान भारत रत्न या पद्म विभूषण या किसी अन्य अलंकार, तो वो किस अनुच्छेद के तहत हमें मिलता है आपको बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत ऐसा है कि जो भी राज्य प्राथमिक शिक्षा देगा तो प्राथमिक शिक्षा जो कि उसके मातृभाषा में होगा, ये इसके लिए अनिवार्य है। तो ये अनुच्छेद 350 में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। आपको बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट अनुच्छेद 148 बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 148 में है, जो कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्न में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। 4 ऑप्शन है 44, 46, 45, 43। तो जितने भी स्टूडेंट अनुच्छेद 44 बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। जैसे कमेंट कीजिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, किस तिथि को अपनाया, आपको बताना है। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बता रहे हैं कि 22 जुलाई 1947, तो बिल्कुल सही है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारतीय संविधान में अपनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 7 नंबर, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। 4 यहाँ पर कथन दिया है कि विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बिल्कुल सही है, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या कराएगा, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। नहीं, जब किसी परमाणु के नाभिक टूटता है उसे विखंडन कहते हैं, और जब जुड़ता है तो उसको संलयन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। 3rd नंबर देखते हैं कि ड्राई आइस, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यानी ड्राई आइस को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये भी सही है। टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया था, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में। तो देखिए, हम लोग को मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार का एक होता है शोषण का विरुद्ध अधिकार। शोषण का विरुद्ध अधिकार है जो कि 23 से लेकर 25 तक है। उसी में 24 में ये बताया गया है कि जो भी बच्चा है जो कि 14 वर्ष से कम आयु है तो उसको खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा या कल कारखाना में उसको नहीं लगाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया, यह क्या है। तो समानता का अधिकार, जिसको हम समता का अधिकार भी बोलते हैं, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है वो। देखिए, मौलिक अधिकार में जो हमको समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है जो कि ये देख चुके हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। आपको बताना है कि अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था।
4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है। देखिए ये बिहार सिविल कोर्ट है, तो बिहार से रिलेटेड आपको 5 से 6 प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो बिहार से रिलेटेड भी आपको तैयारी होनी चाहिए। तो बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पुरानी परियोजना क्या है, तो सोन परियोजना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न देखते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र सबसे ज़्यादा बजाते थे, आपको कमेंट करना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टिक आउट कर रहे हैं, बीड़ा बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब द्वारा बीड़ा बजाया जाता था। आपको कमेंट करना औरंगजेब किसके पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आबू का जो जैन मंदिर है वो किससे बना है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर संगमरमर टिक आउट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। जो साइमन कमीशन आया था 1927 में, तो क्यों उसका बहिष्कार किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। जो साइमन कमीशन आया था उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए उसका बहिष्कार भारत में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। राणा कुंभा के द्वारा ये चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है जो कि बनवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में एक होता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, प्राकृतिक वस्तुओं को संरक्षण करना है, उसको बचाना है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 48 के ए के तहत ये हमको कर्तव्य दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन वह बनाए रखता है, यानी जो हमारे शरीर में अम्लीयता होता है या क्षारकता होता है, इसका संतुलन बनाए रखता है, वो कौन सा तत्व काम में आता है। तो ये फास्फोरस है जो कि ये संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। यहाँ पर 4 है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है और कैल्शियम है। सबसे मीठी चीनी किसे बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। देखिए आपके सामने 20वां प्रश्न है। अकबर द्वारा बनाई गई किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि अकबर द्वारा बनाई गई किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल और बुलंद दरवाज़ा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतजार है। तो कुछ स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है बिल्कुल सही, पंचमहल। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। यहाँ पर सलाहकार के बारे में बताया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BN राव। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने सवाई राजा जय सिंह को मिर्जा उपाधि प्रदान की थी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस मुगल सम्राट ने सवाई राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांदार शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है। अपरहत यहाँ पर बोला जा रहा है, तो अपरहत का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। किस प्रकार के भूमि को
ऑप्शन नंबर ए बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को और जोती हुई भूमि को। तो देखिए अपराहत होता है कि बिना जोती हुई जंगली भूमि को ही बोलते अपराहत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। यहाँ पर 4 है राजवंश, आपको बताना है सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो सातवाहन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पहले आप कमेंट कीजिएगा कि पुणे पैक्ट कब आया था, कब लागू किया गया था पुणे पैक्ट। तो देखिए पुणे पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सिग्नेचर किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सामने कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि से सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद के तहत हमें मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 के ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां प्रश्न है आपके सामने कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। शराबबंदी जो कराया जाता है संविधान के तहत ही बंदी कराया जाता है, जैसे कि बिहार में शराब बंद है। तो देखिए ये अनुच्छेद 47 में इसका वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। यानी राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर आ गया कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, यानी कौन सा देश से, किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व है जो कि लिया गया है। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए ये संविधान में जो नीति निर्देशक ऐड किया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होता है। जितने भी जैसे बादल रहता है, चाहे बारिश होता है, चाहे किसी प्रकार के मौसम संबंधित घटनाएं होती है, आपको किस मंडल में ऐसा होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ओजोन मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, एन मंडल। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31वां प्रश्न है कि आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए आतंक विरोधी दिवस है जो कि 21 मई को मनाई जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32वां प्रश्न है कि धर्म को राजनीतिक से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। यहाँ पर 4 मुगल शासक है, आपको बताना है कि किसने जो कि धर्म को राजनीतिक से अलग रखा। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो देखिए इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33वां प्रश्न है कि जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कि चल रहा था तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, और ये भी कमेंट कीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था। तो देखिए उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड इरविन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस रेखा को हम बोलते हैं क्या, अक्षांश रेखा, और इस रेखा को बोलते हैं हम देशांतर रेखा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कमेंट कीजिए
कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। हवाई द्वीप है जो कि किस महासागर में स्थित है। तो देखिए, अगर इसका कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर, तो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि राधा मोहन कप जो दिया जाता है वो किस खेल से संबंधित है और ये दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोलो। पोलो में राधा मोहन कप है जो कि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 37 नंबर, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि एक राष्ट्र और एक नेता किसका नारा था। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिटलर। हिटलर के द्वारा बोला था कि हम ही देश है, हम ही राज्य है, हम ही सब कुछ है। तो एक देश और एक राष्ट्र, सॉरी एक नेता और एक राष्ट्र होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसमें टोटल 25 प्रश्न है जो कि करवाने वाले हैं। तो 25 में से आप कितने का सही जवाब दे रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था। और 4 ऑप्शन है, विलियम हार्वे, कार्ले लैंड्स स्टीनर, और सी है फंक, और डी है मैकुलन। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ले लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहने वाला है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपने त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, यानी सबसे शुद्ध ईंधन देता है हमको, और कौन सा है जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण है जो कि नहीं फैलता है। इनमें कौन सा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, आपको बताना है। कोयला है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोल है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी प्राकृतिक गैस से टिक आउट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न देखते हैं कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, मनीला और पेरिस। तो देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय है जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए एक तरफ कंट्री का नाम है और दूसरी तरफ वहाँ का घास स्थल क्षेत्र है। तो कौन से यहाँ पर मैच सही जोड़ा है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्जेंटीना पंपास। यही है जो कि एक दूसरे से मैच करता है। अर्जेंटीना कंट्री में है जो कि पंपास घास क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वां प्रश्न है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस एवं हिमालय किस प्रकार के पर्वत है। जितने भी यहाँ पर पर्वत है सभी सब इसकी अपने अपने कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंचा इसका रेस्ट है। तो आपको बताना है कि रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पस और हिमालय ये किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये सभी है पर्वत है जो कि बलित पर्वत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां प्रश्न का ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। यानी जो बहुत सारा क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में जो कि घास का क्षेत्र है, तो वहाँ पर किस प्रकार का घास पाया जाता है आपको बताना है। सवाना, स्टेपीज, डाउन्स और पंपास। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में है जो कि डाउन्स घास है जो कि पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस और फायरमैन में भी ये प्रश्न है जो कि पूछ चुका है। तो निम्नलिखित में से ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो देखिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न देखते हैं कि रूस में
बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपको बताना है कि देखिए विश्व के इतिहास से भी आपके एग्जाम में प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये विश्व के इतिहास से संबंधित प्रश्न है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो हुआ था नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां प्रश्न है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस समय हमारे शरीर से कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है? तो ये शरीर के 20% ऊर्जा जो कि ताप के रूप में निष्कासित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? यानी जो भी सूचना हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा होता है किस रूप में होता है, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 4 ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चेतना, आवेग, उद्दीपन और संवेदन। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है या प्राकृतिक है? देखिए वाष्पोत्सर्जन होता है 2 प्रकार का प्रक्रिया होती है। एक भौतिक प्रक्रिया होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 50वां प्रश्न देखते हैं कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो आपको बताना है कि बिहार के कौन सा जिला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1922 में अधिवेशन हुआ था वो कौन सा जिला में हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पटना, रामगढ़, गया और हरिपुरा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया।